आज तक न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी के 124 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 125 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं उस वक्त शी का एक ताकतवर आई मैन बनकर गन बोर्ड के हमले को कंट्रोल कर रहा था और सादर किए हुए फैसले को वापस लेना आई मैन के मनसब के मुनाफी होता था। लिहाजा मैंने उन ख्यालात को सिगरेट के धुएं में तहलील करते हुए सुल्तान शाह पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज करने का फैसला कर लिया। उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि सुल्तान शाह सकरात के आलम से गुजरकर दोबारा ज़िंदगी के तहलीज पर वापस आ चुका था। लिहाजा उसके असाब में उतरी हुई बर्फ घर की हड्डियों में कोदा जमा देने वाली ठंडक के असरात बाकी थे, जिनके ज़ाहिर होने में चंद घंटों से चंद दिन तक कोई भी मुद्दत लग सकती थी, जिसके बारे में मुझे अब ज़्यादा फिक्र नहीं रही थी। कमाल है, आई मैन हो जाने के बावजूद तुम्हारे बदन पर अभी तक वही मैली टांगरी नजर आ रही है जो रोजाली पर पहनी थी। सुल्तान शाह ने बिस्तर पर लेटकर खुद को संभालते हुए फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा। शायद उसने अपने हवास बहाल होते ही अंदाजा लगा लिया था कि उसकी अबतर हालत की वजह से मैं बदतरीन ज़हनी दबाव का शिकार हो गया था, तो इसीलिए वो गुफ्तगू करके उस बोझलपन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। मेरी जिसामत शैलून से मुशाबा है तो उसका लिबास मेरे बिल्कुल फिट होगा। मैं खुद भी इस पर गुजरे हुए कठिन लम्हात के जिक्र से गुरेज करना चाह रहा था और उस वक्त हम उसके कैबिन पर काबिज हैं। अभी तो तुम उस आदमी से शैलून की लाश समंदर में फेंकने की बात कर रहे थे। उसने मेरी बात काट कर कहा, हाँ वो दिल के दौरे से मर गया। वो वही मलून था जिसने पहले डेविड कार्टेल को हलाक किया और फिर तुम्हें बर्फ घर में कैद करवा दिया। उसका बोर्ड का कमांडर वही था। फिर अब इस बोर्ड का कमांडर कौन है? उसने कमज़ोर मगर तहय्युर अमेज़ लहजे में सवाल किया। आई मैन सुपरमैन होता है। मैंने दाहिनी आंख दबा कर कहा, मेरी मौजूदगी में कोई दूसरा कमांडर नहीं हो सकता। तुमने अच्छा किया जो याद दिला दिया। मुझे अपना लिबास बदल लेना चाहिए, बहुत पहले बदल लेना चाहिए था। वो नहीब सी मुस्कुराहट के साथ बोला, ये जाहिर दारी का ज़माना है। शान शौकत के बगैर बड़े से बड़ा इंसान भी बुरी तरह नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मैं कैबिन की एक अलमारी की तरफ बढ़ गया जो बादी नज़र में वार्डरोब महसूस हो रही थी। उसमें तय किए हुए मुतअद्दिद मर्दाना मलबूसात के अलावा हैंगरों में बहुत से मलबूसात लटके हुए थे, जिनमें से कई अपनी वजह और तराज खराज की बिना पर बासानी वर्दी करार दिए जा सकते थे। गालबन वो लोग गन बोर्ड की आड़ में खुले समंदर में मनमानी कार्रवाइयाँ करने के आदी थे और ऐसी किसी भी मुहिम पर मुतलका मुल्क और महकमे की सरकारी वर्दियों के इस्तेमाल में दरेग नहीं करते थे। मैंने उन वर्दियों को नज़रअंदाज करते हुए अलमारी में से अपने लिए एक नर्म और गर्म लिबास मुंतखब किया और कैबिन का दरवाज़ा अंदर से बुलेट करके फुर्ती के साथ टांगरी से निजात हासिल कर ली, क्योंकि उस मज़ाक का खेज़ हालत में रेबरा की मौजूदगी मैं पसंद नहीं करता था। अब तुमने अपना असल रूप निकाला है, सुल्तान शाह ने बिस्तर पर पड़े पड़े तारीफी लहजे में कहा। लेकिन ये तो बताओ कि गन पोर्ट पर कंट्रोल हासिल करने के बाद अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैंने इसी खुफिया अड्डे की तरफ वापस चलने के लिए हुक्म दे दिया है, जहाँ से ये गन बोट हमारी तलाश की मुहिम पर रवाना हुई थी। मैंने उसके करीब जाकर सरगोशियाना लहजे में कहा। उसकी आंखों में हैरत तैर की। क्या ये खुदकुशी की कोशिश नहीं होगी? हम बेखबरी में वहाँ पहुँचेंगे और इस अड्डे का नामो निशान तक मिटा देंगे। इस जंगी कश्ती की गन से गिरने वाला एक गोला ही उस ठिकानों को ख़त्म कर देगा और हम किसी मुजाहमत के बगैर गन बोट पर तवील मुद्दत तक अपना कब्जा बरकरार रख सकेंगे, क्योंकि अब उसी के ज़रिए हमें निजात की कोई राह तलाश करना है। और तुम्हें खुशफहमी है कि इस बहरी अड्डे की तबाही में गन बोट का अमला बेचूज चरा तुम्हारा साथ देगा? उसने बेचैनी के आलम में सवाल किया। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि मैं आई मैन हूँ और मेरे किसी हुक्म से सर मुँह इनहिराफ नहीं कर सकते? मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा। शैलून की मौत के बाद मैंने उनके रवैये से अपनी ताकत का सही अंदाज़ा लगा लिया और इन लोगों को किसी भी रेडियाई राब्ता कायम करने की ममानत कर दी है। तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो तुम्हारे हुक्म पर शी के मफादात के खिलाफ भी जा सकेंगे? शी के मफादात और तरजीहात का तयन उनका काम नहीं। इन मामलात में आई मैन पॉलिसी साज तस्वुर किया जाता है। जो कुछ वो तय कर ले वही शी का मफाद होता है। उसे इनराफ करने वाले के लिए मौत से कम कोई सजा तजवीज़ नहीं की जा सकती। मैंने मुख्तसर तरीन अल्फाज में अपने अखज़ किए हुए नताइज का निचोड़ उसे सुना दिया। अल्लाह करे कि तुम्हारे क्या साथ दुरुस्त साबित हो। उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि उसी वक्त कैबिन के बंद दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं फौरी तौर पर दरवाजे का बुलेट गिराने के लिए बढ़ गया। दरवाज़ा खोलने पर रेबरा का सुता हुआ चेहरा देखकर मैंने उसे अंदर बुला लिया, लेकिन उसके चेहरे पर सब तासरात के बारे में कोई सवाल नहीं किया। मेरा ख्याल था कि वो शैलून के साथ काफ़ी अरसा से काम कर रहा था और उस तवील रफाकत के नतीजे में उसके दिल में अपने कमांडर की नर्म गोशा पैदा हो गया था। शैलून की मौत में खौफ और दहशत का अंसर ज़रूर नुमाया था, लेकिन अमलन उसकी मौत फितरी अंदाज में हुई थी, जिस पर सब्र करने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन अपने कमांडर की बेजान लाश को समंदर की बेरहम सफाक मौजों के हवाले करते हुए रेबरा का अजुर्दा होना इंसानी जबिल्लत के ऐन मुताबिक था, जिस पर मुझे मुतरज़ होने का कोई हक नहीं था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि अब पूरी दुनिया की हमदर्दियाँ भी शैलून को वापस न ला सकेंगी। इस वक्त गन बोर्ड की क्या पोजीशन है?
चंद सानियों के सुकूत के बाद मैंने सवाल किया, हर चीज़ नॉर्मल है? इमरान ने मोहतात लहजे में कहा, फ्रांसीसी बहरिया का परचम उतार दिया गया, अब मैंने वर्दियाँ भी तब्दील कर ली हैं और अब ये एक निजी तफरीही बोट की हैसियत में खुले समंदर से ब्रस्ट की वापसी की राह इख्तियार कर रही है। अंदाज़ा है कि सुबह होने से पहले हम बाहिफाजत अपने बेस स्टेशन पर पहुँच जाएंगे। मेरे साथी की हालत काफ़ी संभल गई है, मैंने कहा, लेकिन इसे देखभाल की ज़रूरत है। तुम यहीं इसके पास ठहरो, मैं ब्रिस्ट पहुँचने से पहले गन बोट का जायज़ा लेना चाहता हूँ। तुम चाहो तो तुम्हारी रहनुमाई के लिए मैं किसी को बुला लूँ? उसने मुदवाना लहजे में सवाल किया। इस तरह तुम तरतीब के साथ गन बोट का हर हिस्सा देख सकोगे। बात माकूल थी, लिहाजा मैंने रजामंदी जाहिर कर दी और वह एक गोशे में दीवार पर हुक से लटके हुए इंटरकॉम की तरफ बढ़ गया। और मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि इससे पहले पैगाम रसानी के लिए इंटरकॉम इस्तेमाल करने के बजाय वो खुद क्यों दौड़ कर जाता रहा था। तुमने हर बार मुझे अहकाम पहुँचाने का हुक्म दिया और मैंने तामील की। अगर मैं इंटरकॉम इस्तेमाल करने की इजाज़त तलब करता तो तुम उसे मेरी गुस्ताखी भी समझ सकते थे। मेरे इस्तफसार पर इतना कहकर वो लहजा भर के लिए झिझका और फिर बोला, तुम ये भी सोच सकते थे कि मैं किसी वजह से तुम्हारे करीब रहना चाह रहा हूँ। एलिनूर कौन है जिसे तुमने बुलाया? मैंने पूछा। गन बोट की असिस्टेंट नेविगेटर है। फ्रेंच होने के बावजूद उसकी अंग्रेजी बहुत रवां और साफ सुथरी है। दूसरे से बात करते हुए तुम उलझन में पड़ सकते थे। बज़ाहिर उसकी हर बात माकूल और काबिल कबूल थी, लेकिन मैं उस नए माहौल में कोई खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी तरफ मेरे जहन में शैलून की वो बीम गन मौजूद थी जो उसने मरने से कबल रिमरान से तलब की थी। उसकी मदद से उसने मुझे हाथ लगाए बगैर जिंदगी भर के लिए माजूर करने की धमकी दी थी, जिसका मतलब था कि वो कोई नया और मोहलक हथियार था जो किसी मखदूज सूरत हाल में मेरे काम आ सकता था। शैलून की बीम गन कहाँ है? मैंने उससे पूछा। इजाज़त हो तो निकाल दूँ, उसने इस्तफसार तलब लहजे में कहा और मेरा इशारा पाती मसहरे की दूसरी तरफ रखी हुई मेज़ की तरह से स्याह पस्तोल नुमा एक हथियार निकाला है जिसकी नाल बहुत मुख्तसर थी और उसके आखिरी सिरे पर पूरी खुलाई के बजाय छोटे सुराख वाला एक नोजल नजर आ रहा था। वह हथियार इशारिया 2-2 के पस्तोल के बराबर होने के बावजूद काफ़ी वजनी था। ये शैलून को हाल ही में मिला था। वो कहने लगा, इससे खारिज होने वाली लेज़र बीम 1 इंच मोटी लोहे की चादर में से बासानी गुजर जाती है। मेरे लिए नई चीज़ है। मैंने अपनी अलमियत के इजहार को गैर ज़रूरी समझते हुए फराग दिली के साथ कहा, अपनी मौजूदा मुहिम के सिलसिले में काफ़ी अरसा से अहम शोबों से मेरा राब्ता टूटा हुआ है। ज़रा इसके इस्तेमाल पर रोशनी तो डालो। उसके दस्ते से ऊपर अंगूठे के करीब एक सरकने वाला स्विच नस्ब है, जिसे नीचे सरकाते ही इस हथियार की पावर सप्लाई बहाल हो जाती है और ट्राइगर दबाने पर नोजल से लेज़र शुआएं खारिज होती हैं जो 1 इंच मोटे लोहे में सुराख कर देने की ताकत रखती है। मगर इन शुआओं की खासियत यह है कि ये एक जिस्म में से गुजरते ही बेजान हो जाती हैं। वो फकरिया लहजे में लेज़र की कारकर्दगी की वजाहत करने लगा, यानी लोहे की 2 पतली चादरें एक दूसरे से चंद मिलीमीटर के फासले पर आगे पीछे खड़ी कर दी जाए तो बीम सिर्फ आगे वाली चादर में सुराख करेगी, पिछली चादर महफूज रहेगी। ऐसी सूरत में ये ठोस लोहे की 1 इंच मोटाई में से गुजरने के बाद अपनी ताकत खो देती है। और इसकी रेंज कितनी है? 100 मीटर तक ये शुआएं बहुत मोहलक रहती हैं। इंतहाई तेज रफ्तार होने के बावजूद कशिश शकल के बायस बीम आगे बढ़ते हुए जमीन की तरफ बदतरी झुकती जाती है। इसलिए फासले पर मार के लिए प्रोजेक्टाइल के असूल हरकत को जहन में रखना पड़ता है। नाल के करीब बीम की मोटाई सुई जैसी होती है, लेकिन फासला बढ़ने के साथ इसका दायरा कार भी फैलता जाता है। 100 मीटर के बाद ये शुआएं हैरतनाक सुरात के साथ फिजा में तहरील हो जाती हैं। अगर शैलून को ये बीम गन दी गई थी तो उसके पास एक्सप्लोडर भी रहा होगा। मैंने सवाल किया। एक्सप्लोडर से मेरा इल्म हूँ, उसने बेबसी से कहा। वो भी पिस्तौल ही है, लेकिन उसकी गोली किसी भी जिस्म में दाखिल होती फट जाती है और लाश के चीथड़े उड़ जाते हैं। मैंने उसे समझा। ओह, वो तो ही अंदाज में बोला, हम उसे थर्मोब्लास्ट कहते हैं। वो तो मेरे पास भी मौजूद है। वो शैलून ही ने मुझे दिया था, लेकिन एक कुत्ते पर आजमाने के सिवा आज तक उसके इस्तेमाल की नौबत नहीं आई। वो मुझे दे दो। तुम्हारे पास और भी असलहा होगा? हमारे पास काफ़ी हथियार है। थर्मोब्लास्ट फालतू मैगजीन समेत भी अभी अपने कैबिन से लेकर आता हूँ। ये कहकर वो एक मरतबा फिर कैबिन से चला गया। मेरा ख्याल था कि लेज़र गन मैं अपने साथ रखूंगा और थर्मोब्लास्ट यहाँ एक्सप्लोडर सुल्तान शाह को दे दूंगा, क्योंकि उस वक्त हम बिल्कुल निहत्थे थे। दरवाज़ा इस बार अंदर से बोलट नहीं था। दरवाजे पर दस्तक के जवाब में मैंने उस तरफ मुड़ने की जहमत किए बगैर बुलंद आवाज़ में कम इन कहा। मेरा ख्याल था कि आने वाला रिमरान होगा, लेकिन चंद सारियों के बाद मेरे कानों में एक सुरीली निस्वानी आवाज़ आई तो मैं खुशगवार हैरत के साथ तेज़ी से पलटा और फिर अपने सामने खड़ी उस हसीन साहिरा को देखता ही रह गया, जिसके पतले पतले गुलाबी होंठों पर दावत अंगेज मुस्कान मचल रही थी और नीली आंखों में अजीब वहशियाना सी चमक मौजूद थी, जिसने उसके तीखे खदोखाल और गुलाबी रंगत का हुस्न नाकाबिले बयान हद तक बढ़ा दिया था। उसके सलीके से तरशे हुए अखरोटी रंग के बाल बेपरवाही से उसके शानों पर बिखरे हुए थे और फर के कॉलर वाले स्याह ओनी कोट के नीचे उसके बदन पर स्कर्ट और ब्लाउज नजर आ रहा था। मुझे रिमरान ने तलब किया था सर। मेरे बदन में उतर जाने वाली जारहाना नजरों से बौखलाकर उसने जल्दी से कहा, मेरा नाम एलिनूर है। मैं गन बोर्ड के असिस्टेंट नेविगेटर हूँ। तुम जो भी हो बहुत खूब हो।
मैंने तहसीन अमेज लहजा में कहा। सुल्तान शाह पर गुजरने वाले रूह फरसान लम्हात के बाद उस हसीन जमील जोशीज़ा को अपने रूबरू देखकर मेरी जमालियाती हिस्स यक बयक पूरी कुव्वत से बेदार हो गई थी और मेरे जहन में कुछ तरोताज़ा खुशगवार लम्हात की उम्मीद पैदा हो गई थी। तुम्हें मालूम है कि तुम इस वक्त किसके रूबरू मौजूद हो? मैंने उसकी ज़िंदगी से भरपूर आंखों में झांकते हुए पुरश्ताक लहजे में सवाल किया। यस सर, उसने मुस्तस्दी से जवाब दिया। उसके याकूती लबों पर मखसूस मुस्कान बदस्तूर मौजूद थी, जो शायद पैदाइशी तौर पर हमेशा से उसकी ज़ात का एक नागज़ीर हिस्सा थी। सबको मालूम है कि गन बोट इस वक्त आईमैन के कंट्रोल में है। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं तुमसे हम कलाम हूँ। ये अंग्रेज़ी ज़ुबान की एक बड़ी खामी है कि इसमें मुखातिब के लिए सिर्फ तुम का एक ही सीखा है। लबो लहजे की बिना पर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तखातुब में किस कदर एहतराम शामिल है और सीगे का उर्दू में तर्जुमा तुमसे किया जा सकेगा या आपका लफ्ज़ मुनासिब रहेगा। मेरा अंदाज़ा था कि अली नूर उस वक्त मुझसे आप जनाब के लहजे में मुखातिब थी। तुमने मुझे आई मैन कैसे समझ लिया, जबकि यहाँ एक और भी अजनबी मौजूद है? मुझे उस जहद चिकन सरापा से गुफ्तगू को तूल देने में लुत्फ आ रहा था, लेकिन वो अपनी ज़ात में मेरी बढ़ती हुई दिलचस्पी को नहीं भांप सकी थी। बोर्ड पर सबको मालूम है कि कमांडर शैलून ने अपनी बदतरीन गलतफहमी की बिना पर तुम्हारे साथी को फ्रीजिंग बॉक्स में डलवा दिया था। फिर तुम्हारी शनाख्त जाहिर होते ही दहशत से उसका हार्ट फेल हो गया। अगर तुम्हारा साथी बिस्तर पर दराज होने की बजाय अपने कदमों पर खड़ा होता तो शायद मेरे लिए शनाख्त दुश्वार होती। मैंने आगे बढ़कर नरमी से उसकी चाहने पर हाथ रख दिया और उसके चेहरे पर मुसर्रत की सुर्खी तोड़ की। मुझे खुशी है कि तुम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि ज़हीन भी हो। उस वक्त मुझे अली नूर के दबीज ऊनी कोट पर हल्का सा गुस्सा आया था। उसकी चमकती हुई नीली आंखों में आरजुओं के अलावा फड़क उठे। उस मरले पर उसे यक बयक ही अपनी ज़ात में मेरी दिलचस्पी का इदराक हुआ था और शायद उसका जहन फिजाओं में परवाज करने लगा था। उसने आंखें मूंद कर अपने चाहने पर रखे हुए मेरे हाथ की जानिब अपनी गर्दन को खम देना शुरू किया तो मैंने आहिस्तगी से अपना हाथ हटा लिया और उसे चौंक कर आंखें खोल दी, जिनमें हल्का सा हरास उमड़ आया था। जज्बात की रोह में बहकर वो जो कुछ कर गुजरी थी उसके बारे में पूरी यकीन नहीं थी कि मैं उस हरकत को कबूल कर लूंगा या उसकी सरजंश करूंगा, लेकिन उस वक्त मैं खुद भी रेमब्रां की मुतवक्का वापसी की वजह से मोहतात था। इसलिए अली नूर से निगाहें चार किए बगैर सुल्तान शाह की तरफ घूम गया। चंद मिनट ठहरो, रेमब्रां आ जाए तो मैं तुम्हारे साथ गन बोट का मुआयना करूंगा। मैंने अली नूर की तरफ मुतवज्जा होते हुए धीमी आवाज़ में कहा। मुझे अगर कोई गुस्ताखी हुई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरे कानों में अली नूर की सहमी आवाज़ आई। मेरे जहन में आई पैन का तस्वुर बहुत हौलनाक और रूह फरसा था, जिससे बात करते हुए बड़े बड़े सुरमाओं का पित्ता पानी हो जाना चाहिए, लेकिन तुम में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी नरम दिली और खुश कलामी से मैसूर हो गई थी। कोई बात नहीं, तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई है कि शी में ऐसी लड़कियां भी हैं। तो मुझे अपने हक में मेहरबान और हमदर्द पाओगी, मगर इमरान वगैरह के लिए मैं एक सख्त गिर आई मैन हूँ। मेरी शख्सियत के इस तस्वुर में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। मैंने अपने दिल की तेज़ धड़कनों के दरमियान सिगरेट सुलगाते हुए कहा, तुम बहुत अजीम हो। अली नूर की आवाज़ वफूर मुसर्रत से कपकपा रही थी। उसका वजूद में छुपी हुई औरत ने मेरे अल्फाज में पोशीदा पैगाम पढ़ लिया था। मेरी वजह से तुम्हारी ज़ात पर कोई हर्फ नहीं आएगा। शायद मैं तुम्हारे इंतज़ार में अपनी तरफ बढ़ने वाले हर मर्द को सर्द महरी से ठुकराती रही हूँ। क्या कह रही है ये? सुल्तान शाह ने उर्दू में कमज़ोर लहजे में सवाल किया। मुझसे दोस्ती चाहती है, मैंने उर्दू ही में जवाब दिया। बड़ी दुआ अच्छा लड़की है, मैं इसे काम लेने के इम्कानात पर गौर कर रहा हूँ। इससे बहुत मदद मिल सकती है। ज़रूर गौर करो, ये तो खुद तुम्हारे काम आने पर तुली हुई है। सुल्तान शाह ने बेपरवाही से कहा। मैंने तो उसके लहजे से ही दाल में काला होने का अंदाज़ा लगा लिया था। अजीब लहजे और तलफ़ुज़ में अंग्रेज़ी बोलती है। चंद अल्फाज के सिवा मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ सका। इसका मतलब है कि तुम्हारे रगों में जमी हुई बर्फ़ पिघलने लगी है। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, लेकिन इस लड़की को मेरी तरफ से भड़काने की कोशिश न करना। ये मुझे रेमब्रां के मुकाबले में ज़्यादा काबिल एतमाद नजर आती है। बुरका में सामने आई होती तो तुम्हारी राय हरगिज़ ये न होती। मालूम होता है कि इसे पहले से तुम्हारी कमज़ोरी का अंदाज़ा था। उसी वक्त रेमब्रां दरवाजे पर दस्तक देकर केबिन में आ गया। उसके हाथ में थर्मोब्लास्ट और एक डिब्बा मौजूद था, जो उसने आते ही अदब और एहतराम से मुझे थमा दिया। यह एक्सप्लोडर और उसका फाजिल मैगजीन है। मैंने वो दोनों चीज़ें सुल्तान शाह को देते हुए उर्दू में कहा। इसके होते हुए तुम कभी खुद को बेबस महसूस नहीं करोगे। अली नूर हुक्म की मुंतज़िर है सर। खामोशी का वक्फा तवील होते ही रेमब्रां ने कहा, ठीक है। मैं इसकी तरफ घूम गया। मैं अली नूर के साथ चाह रहा हूँ, तुम मेरी वापसी तक यहीं ठहरोगे। ये कहते हुए मैंने वार्डरोब से मफलर निकाल कर शानों पर डाला और फिर निकासी के रास्ते की तरफ बढ़ गया। अली नूर नहायत सादतमंदाना अंदाज में मेरे पीछे आई थी। कैबिन का दरवाज़ा बंद करके वो नीम रोशन राहदारी के नरम कालीन पर बेआवाज़ कदमों से लपक कर मेरे बराबर में आ गई और मैंने इसरारी तौर पर उसका मुलायम मखरूती हाथ अपने हाथ में ले लिया, जिसमें चढ़ते खून की हरारत मौजूद थी। उसके हाथ का भरपूर लम्स महसूस करते ही मेरे वजूद में बैक वक्त हज़ारों चींटियाँ सी रेंगने लगी और मैंने फ़ौरन उसका हाथ छोड़ दिया। मुझे खौफ पैदा हुआ था कि राहदारी में कहीं अमले का कोई शख्स मुझे अली नूर के साथ इस बेतकल्फाना हालत में न देख ले। कहाँ से शुरू करोगी? मैंने लहजा भर के बाद सवाल किया। मेरा कैबिन करीब ही है, क्यों ना पहले उधर ही चला जाए। अपने आई मैन की तवज्जो हासिल कर लेने पर उसका जहन उसके काबू से बाहर हुआ जा रहा था और आवाज़ बोझल हो गई थी। उसकी बारी आखिर में आएगी। नेविगेशन कंट्रोल और रेडियो रूम से इब्तदा बेहतर रहेगी। गन बोर्ड पर बेफिक्री के कुछ लम्हात गुजारने से पहले
मैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता हूँ, वरना सच पूछो तो मैं अपनी तवील मुहिम के दौरान होने वाले जदीद कामों से अभी तक दूर हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी किस कदर सनसनीखेज और हंगामों से लबरेज होगी। वो मनमनाई हुई आवाज़ में रश्क आमेज़ लहज़े में बोली। मैं तो इस बारे में सोच सोच कर ही पागल हुई जा रही हूँ। अच्छा आप खामोश रहो, मैंने आहिस्तगी से कहा। पितकल्फी के लम्हात बाद में मुयस्सर आ सकते। गनबोर्ड का नेविगेशन रूम मुख्तसर लेकिन जदीद तरीन आलात से मुज़य्यन था, जिसमें एक पेचीदा कंट्रोल पैनल भी मौजूद था, जिस पर इंजन के मुख्तलिफ हिस्सों में तेल के दबाव और रफ्तार से लेकर दर्जा हरारत बताने वाले गेज भी नस्ब थे। उसी पैनल से एक बटन दबाकर इंजन स्टार्ट या बंद किया जा सकता था और वहीं से लंगर डालने वाली मशीनी निज़ाम को हरकत में लाया जा सकता था। वहाँ बहरी कप्तान की मखसूस सफ़ेद वर्दी में एक खराट शख्स मौजूद था, जबकि अली नूर की नशिस्त आर्जी तौर पर बोर्ड के मुहाफ़िज़ों में से एक ने संभाली हुई थी। रेडियो रूम उससे भी मुख्तसर और साफ सुथरा था। वहाँ उलिनी कानों पर हेडफोन चढ़ाए पैनल के सामने अपनी ऊंची कुर्सी पर विराजमान था। जगह जगह सब्ज, सुर्ख और नारंगी रोशनियां चल रही थी। ओलिनी ने हमें देखते ही अपनी कुर्सी छोड़कर एहतराम में सर झुका दिया था। उसे पता चला कि उस वक्त तक गनबोर्ड के लिए कोई पैगाम मौसूल नहीं हुआ था। अलबत्ता कई स्टेशनों और कुर्बो जवार से गुजरने वाले जहाज़ों के पैगामात वाज़े तौर पर सुने जा रहे थे। ओलिनी और एली नूर के जानशीन के अलावा ड्यूटी रूम में एक और आदमी नजर आया। एली नूर ने बताया कि बाकी 2 आदमी अगली शिफ्ट की तैयारी के लिए अपने कैबिनों में आराम कर रहे थे। उस तरह गनबोर्ड का सारा अमला 8 नफूस पर मुश्तमिल था। बाद में इंजन रूम और स्विच रूम से गुजरते हुए एली नूर के बयान की तस्दीक होगी, क्योंकि वहाँ चिड़िया का बच्चा भी नहीं था। अब किधर का इरादा है? मैंने मानी के लहजे में एली नूर से सवाल किया। किचन और मेस बेकार है। स्टोर में पुर्जों की पेटियों के साथ ही असलहा की पेटियां भी मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि तुम्हें उनमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। अपने कैबिन के बारे में तुम्हारी क्या राय है? बस यही ठीक है। वो एकदम खिल उठी और उसका चेहरा खुलनार हो गया। वो लोग समझेंगे कि मैं तुम्हें पूरी बोर्ड का तफसीली मुआयना करवा रही हूँ। हम गान बोर्ड की दरमियानी मंजिल पर आए। उस पूरे हिस्से में सर्दी का असर बहुत कम था। मालूम हो रहा था कि किसी मरकजी निज़ाम के जरिए उस मंजिल को गर्म रखा जा रहा था। राहदारी के वस्त में एली नूर एक मुकफ़्फ़ल दरवाजे के सामने रुकी और कोट की जेब से चाबी निकालकर कुफल खोल दिया। गनबोर्ड के मायार के मुताबिक वो कैबिन सुथरा, कुशादा और आरास्ता था। हर चीज़ करीने से अपनी जगह पर मौजूद थी, जिससे एली नूर के सुथरे ज़ौक़ का अंदाज़ा होता था। एली नूर को उन्हीं कोट उतारने में मदद देते हुए मैंने उसके सरापा का जायजा लिया तो दिल में कुदरत की फ़याज़ी की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सका। उस जैसी मुतनासिब जिस्म और अज़ा वाली औरतें मेरी निगाहों से कम ही गुजरी थी। ओनी कोट ने दरहकीकत उसकी आधी से ज़्यादा दिलकशी को छुपाया हुआ था। वो बगैर कोट पहने शालून के कैबिन में आई होती तो तकवा के मौजू पर सुल्तान शाह की तकरीर यकीनन खासा तूल पकड़ जाती। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझ पर इतने मेहरबान हो गए हो। वो मेरे करीब बैठते हुए वालियाना अंदाज में बोली। किसी आई मैन से मुलाकात का तसव्वुर शी के आम कारिंदों के लिए बस एक ख्वाब होता है। पता नहीं मेरा यह ख्वाब कैसे पूरा हो गया। ये बताओ कि तुम क्या पीना पसंद करोगे? जो जी चाहे ले आओ। वैसे मैं डीलक्स स्कॉच को तरजीह देता हूँ। पुराना मानो तो कहूँगी कि तुम्हारे सांसों से उम्दा किस्म की ब्रांडी की बू आ रही है। मैं हंस पड़ा। वो रिमरा मेरे साथी को पिलाना चाह रहा था। वैसे तुम इस मामले में काफ़ी तजुर्बेकार मालूम होती हो। अपना वक्त इसी शौक में गुजारती हूँ। मर्दों से मेरी दोस्ती आज तक एक हद से आगे नहीं बढ़ सकी। जब भी तुम्हारी सांसों में अरमानों की आग महक रही है। मैंने एक गहरा सांस लेकर आंखें मूंदते हुए कहा, ऐसी खुद पसंदी कभी कभी इंसान को तबाही के रास्ते पर ले जाती है। मुझे यकीन है कि तुम जैसी औरत को मुझसे बेहतर मर्दों ने पूछना चाहा होगा, मगर तुमने उन्हें ठुकरा दिया क्योंकि वो आई मैन नहीं थे। और अब महज अपने आई मैन की खुशनुदी हासिल करने के लिए तुम फराग दिली पर आमादा हो। इंसान सिर्फ आंख, नाक और खदोखाल का नाम नहीं होता। वो स्काच के 2 गिलास बनाते हुए संजीदगी के साथ बोली, मिजाज, इखलाक और जुबान के बगैर इंसान पत्थर का एक हसीन मुजस्मा बनकर रह जाता है, जिसे नज़र भर कर देखा तो जा सकता है लेकिन चाहा नहीं जा सकता। अपने मायार पर मैंने तुम्हें एक मुकम्मल इंसान पाया, मगर मैं जब तक अपनी मौजूदा मुहिम को मुकम्मल न कर लूँ खुद को अधूरा तसव्वुर करता रहूँगा। मैंने मौका पाते ही गुफ्तगू को अपनी मर्जी के रुख पर डालते हुए कहा, मुकम्मल इंसान सदाबहार और आसूदा होते। तुम्हारा मनसब बहुत बुलंद है, जो शायद मेरे तसव्वुर की दस्तरस से भी बाहर है। उधर स्काच के 2 गिलास तपाई पर रखते हुए कहा, फिर भी मैं तुम्हारे किसी काम आ सकी तो मुझे खुशी होगी। तुम? मैंने अपना गिलास फिजा में होले से उसके गिलास से टकराते हुए पुरख्याल लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी उम्र मालूम नहीं लेकिन चेहरे से तुम खासी कम से नजर आती हो। तुमसे मैं किसी मदद की तवक्का नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हें समंदरी जिंदगी का तजुर्बा होता तो मेरे काम आ सकती थी। वो इतनी भी कम उम्र नहीं थी, लेकिन मैंने उसके दिमाग में हवा भरने की नीयत से 90 तोले अल्फाज का इंतखाब किया था, जिसका असर मेरी तवक्का के मुताबिक हुआ। अपनी कम सिनी के जिक्र पर वो एकदम खिल उठी और फकरिया लहजे में बोली, यह बात पहले भी कई मर्द कह चुके हैं, मगर मैंने हमेशा यही समझा कि मुझे रिझाने के लिए मेरी तारीफ करते हैं। मगर तुम्हारी राय यकीनन मेरे लिए सनद है। वैसे मैं इतनी भी कम सिन नहीं हूँ। मेरी उम्र 22 बरस है, जिसमें से 6 साल मैंने समंदर ही में गुजारे हैं और यही मेरा कुल तजुर्बा है। समंदर के 6 साल तो बहुत होते हैं। मैंने ताज्जुब अमेज़ हैर से कहा, तुम शी में कब से आई हो? जी में ये मेरा पहला साल है।
इससे पहले मैं किंग लाइन्स में काम करती थी। उसके जवाब ने मेरे जहन के बेशुमार दरीचे मुनव्वर कर दिए, क्योंकि किंग लाइन्स मेरे लिए नया नाम नहीं था। रोजाली के मेस में डेविड कार्टरल का मातहत चुनास हमें बता चुका था कि किंग लाइन जिमी लॉयड की मलकीती जहाज राह कंपनी थी, जिसके सदर दफातर यूनान में थे, और अब एलिनोर जिमी लॉयड की उसी कंपनी से अपने पुराने ताल्लुक का ऐलान कर रही थी। जबकि मैं खुद एक तवील तमहीद के बाद गुफ्तगू उसी रुख पर लाने का इरादा किए बैठा था। मुझे महसूस हुआ कि एलिनोर ने किंग लाइन्स का नाम लेकर मेरा काम खासा आसान कर दिया था। 5 साल मैंने किंग लाइन्स के मालिक के खूबसूरत निजी जहाज पर मुआवन जहाज राह के तौर पर गुजारे थे। एलिनोर मेरे जहन में उठने वाली आनियों से बेखबर अपनी रोह में कह रही थी। मेडोसा नामी उस तफरीही जहाज पर दुनिया की सारी आसाइशें मौजूद थी, और वो साल में 10 महीने बहिरा मुर्दार में लंगर अंदाज रहता था। इस पर कभी कभार बड़ी दावतें होती थी, जिनमें कीमती शराब पानी की तरह बहाई जाती थी, और मदहोश जोड़े सारी रात हाल रूम में नाचते रहते थे। मशहूर अदाकारों से मुअज़्ज़ज़ सियासतदान तक मेडोसा के दिल इस माती माहौल में आकर सहज़दा हो जाते थे, और ऐसी रंगीन रातों में उस जहाज पर ऐसी बेअतदालियां कर गुजरते थे जिनके बारे में वो आम जिंदगी में सोचते हुए भी शर्माते होंगे। किंग लाइन्स तो शायद जिमी लॉयड की मलकियत है। मैंने उसे माजी के दिलफरेब यादों से वापस हक़ाइक़ की दुनिया में लाने की नीयत से टोका और एक झुरझुरी से लेकर रह गई। वो जहाज रानी की सनत का बेताज बादशाह है, वो बोली। उसने मुझे मेडोसा पर मुलाजमत दी थी, और फिर उसी की वजह से मुझे वो यादगार मुलाजमत छोड़ना पड़ गई। इन 5 सालों में मैंने मशहूर और बड़े लोगों की अक्सरियत को करीब से देखा है, और उनके घनौने रूप में मुझे उन सबसे मुतनफ़्फ़र कर दिया है। इन पार्टियों में बड़े बड़े कारोबारी सौदे और रिश्वत के लेन देन तय होते थे। हवसे ज़र में मुब्तला साहूकार अपनी बीवियों और बेटियों को दूसरों के चुंगल में छोड़कर मेडोसा पर नए शिकार की तलाश में सरगर्दा रहते थे। लेकिन मेडोसा की वो रुस्वा कुन कहानियां कभी मंजर आम पर ना सकी, क्योंकि उस हमाम में सब नंगे थे। कोई शिकारी ऐसा ना था जो खुद शिकार न होता हो।